स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है, ये नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है कि उदारवादियों का मानना है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती हैं। ये स्टेटमेंट उदारवादियों का मानना ना हो करके समाजवादियों का मानना है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती हैं। तो हमारा पहला कथन क्या है? गलत। दूसरा कथन कि समाजवादियों के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन सामाजिक भी नेताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। ये व्यवस्था समाजवादियों की मानना ना हो करके उदारवादियों का मानना है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि उदारवादी हमेशा लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था या समानता की बात करते हैं, वहीं समाजवादी हमेशा समता की बात करते हैं। ठीक, अगला स्टेटमेंट की उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी अन्याय और गहरी असमानताओं को सही समस्या मानते हैं जो लोगों की वैयक्तिक क्षमताएं विकसित करने से रोकती हैं। सही बात है, उदारवादी हमेशा उन चीजों को ही समस्या का तवज्जो देते हैं जो इंडिविजुअलिटी को या किसी व्यक्ति के अंतर उसके व्यक्तित्व को विकास में या वैयक्तिक क्षमताओं के विकास में रोकती हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, इसका विचार करना था। तो पहला कथन गलत है, दूसरा गलत है, तो हमारे साथ कौन सा कथन सही? केवल तीसरा। ठीक, अगला प्रश्न है कि संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? तो संवैधानिक सरकार दरअसल सीमित सरकार होती है, क्योंकि वह सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो संविधान के आदर्शों के खिलाफ हो या संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ हो। इसलिए संवैधानिक सरकार को एक दायरे में रखकर काम करना होता है, अतः संवैधानिक सरकार एक सीमित सरकार होती है। अगला, किसके द्वारा भारत सचिव का पद बनाया गया था? तो भारत सचिव एवं उसकी परिषद का पद 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद जब कंपनी प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन किया गया, वही भारत का शासन संपूर्णतः ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया, तो नियंत्रक परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत करके भारत सचिव का पद बनाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न कि सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, किसने की थी? तो सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर तेज बहादुर सप्रू और जायकर ने की थी। हालांकि कई अन्य जगहों पर इसका ऑप्शन पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को माना जाता है। तो चीज ध्यान में रखना, अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो सर तेज बहादुर सप्रू और जायकर, अगर नहीं आ रहे हैं तो पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को भी कुछ जगहों पर सही माना गया है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा? ऑप्शन डी। औपनिवेशिक स्वराज दरअसल क्या होता है कि औपनिवेशिक स्वराज एक शासन सत्ता के अंतर्गत अपने स्वशासन की मांग है। अच्छा, भारत उस समय पे क्या था? ब्रिटिश का उपनिवेश था, तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ही हमको स्वशासन चाहिए, यानी हम पूरी शक्ति या पूर्णता शक्ति संपन्न जो हमारे ऊपर राज्य कर रहा है तो करने दो, लेकिन फिर भी हमको अपना शासन प्रशासन चलाने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न, संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? तो लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। तो एकदम तथ्यात्मक सवाल है, इसमें कोई बड़ी बात है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत संविधान का संघीय लक्षण नहीं, पूर्ण रूप से लिखित संविधान ये संघीय लक्षण होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय लक्षण होता है, और केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा ये भी एक संघात्मक व्यवस्था का लक्षण होता है। वहीं एकहरी नागरिकता संघीय लक्षण ना हो करके एकात्मक राज्यों का लक्षण है। तो भारत में भी एकहरी नागरिकता पाई जाती है। किसी भी स्तर पर भारत दोहरी नागरिकता का समर्थन नहीं करता है, अर्थात भारत में या तो आप पूर्णतः भारत के ही नागरिक हैं, किसी अन्य देश के नागरिक नहीं हो सकते। जिस दिन किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा चीज,
आप भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी अन्य प्रांत के, यानी आप भारत के नागरिक होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है। तो पूर्णतः भारत का क्या है, इकहरी नागरिकता का समर्थन करता है, जो कि एकात्मक सरकार के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान में निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत उसके उद्देशिका यानी प्रियम्बल या मतलब प्रस्तावना में प्रस्तुत होता है, क्योंकि उद्देशिका में भारतीय संविधान का मूल दर्शन का सार रूप आपको देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया था? यानी प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया था। ठीक। अगला प्रश्न, भारत संघ में सिक्किम को सम्मिलित किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो दरअसल 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। वहीं 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, यानी उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही चला जाएगा? 36वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, साम्यवादी सरकार की स्थापना भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम हुई? तो साम्यवादी सरकार की स्थापना भारत में सर्वप्रथम केरल राज्य के द्वारा की गई थी। ठीक। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से मूल अधिकार, ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? तो अच्छा, मूल अधिकार दो तरह से दिए जाते हैं। कुछ अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में रहने वाले विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। वहीं कुछ अधिकार जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के प्राप्त हैं। ऐसे अधिकारों की सूची में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है। तो यानी ऑप्शन हमारा ए सही चला जाएगा, क्योंकि ये सारे अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त। ठीक। अगला प्रश्न कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत इनमें से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की नहीं है? तो विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता, जैसे पहले ही बात की जा चुकी है कि आप अगर किसी विदेश दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता आपको समाप्त हो जाएगी, आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इस वजह से पंजीकरण के माध्यम से आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। डिसेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी राज्य क्षेत्र को भारत में सम्मिलित किया गया तो उसके तहत प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारे माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप विदेशी नागरिक होने के साथ साथ दूसरे देश के नागरिक होने के साथ साथ भारत के नागरिक नहीं हो सकते। ठीक। अगला प्रश्न जो है कि सूचना का अधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सूचना का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत दिया गया एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि कोई अन्य अधिकार। आपको पूरा हक है सूचनाओं को प्राप्त करने का। हालांकि कुछ ऐसी वांछित सूचनाएं होती हैं जो भारत की एकता, अखंडता या फिर इन सारी चीजों से संबंधित होती हैं, खासकर सुरक्षा से संबंधित होती हैं, वो आपको प्रदान नहीं की जाएंगी। लेकिन हाँ, बाकी अन्य सूचनाएं जो सामान्य हित के लिए हैं, जनहित के लिए हैं, वो आपको प्रदान की जा सकती है। अगला प्रश्न, कौन सी रिट किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय जारी करेगा? तो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रिट का जारी किया जाता है। दरअसल हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ ही होता है शरीर को प्राप्त करना, यानी उस ऐसे शरीर को जिसको पुलिस के द्वारा कैद किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या विचार करना है, कौन सा कथन सही। पहला कथन है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं कर सकता। तो ये बात एकदम सही है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली अगर कोई भी विधि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रही है तब तक उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अवैध की जगह पे तो सही शब्द पूरा बोला जाता है, वह वाइड यानी विधि शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट है मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से उच्चतर है। सही बात है, मूल अधिकार कुछ एक मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाकी सामान्य स्तर पर मूल अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर रखा गया है। ठीक। तो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही।
भारत के संविधान में किस भाग में समान नागरिक संहिता का उपबंध मौजूद है, यानी किस भाग में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पाया जाता है? तो डीपीएसपी के थ्रू, डीपीएसपी में आर्टिकल 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध किया गया। ठीक, अगला प्रश्न, यह किससे संबंधित है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है? तो यह चीज मूल कर्तव्यों के माध्यम से दिया गया है। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के तहत 11 मूल कर्तव्यों को दिया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के तहत की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कब से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसकी चर्चा हमने पहले क्वेश्चन पे, इससे पहले वाले पर की थी कि भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने से पहले जो उसका एक अपना आयोग होता है, उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है? तो महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का वर्णन, जो कि राष्ट्रपति का महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है। इस प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 के अंतर्गत किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है फिर से कि कौन सा कथन सही। पहला स्टेटमेंट कि मास्टर ऑफ रोस्टर का तात्पर्य मामलों की सुनवाई हेतु पीठों को गठन करने हेतु मुख्य न्यायाधीश को दिया गया विशेषाधिकार है। तो मास्टर ऑफ रोस्टर दरअसल क्या बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होता है। तो वो ये तय करता है कि कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेगा, यानी मास्टर ऑफ रोस्टर तो खुद। अगला स्टेटमेंट कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया केवल संसद के निचले सदन में शुरू की जा सकती है। ये स्टेटमेंट गलत है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। तो कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? केवल एक। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक या भारतीय संविधान के सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट की दी गई है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षण करता है। ठीक, अगला प्रश्न कि लोकसभा में सभी राज्यों की कुल कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? तो लोकसभा में अगर केवल राज्यों की बात की जाए तो 530 प्रतिनिधि हो सकते हैं। वहीं 20 प्रतिनिधियों को केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत रखा गया है। कुल सीटें टोटल राज्यों की कितनी है? 530। अगला प्रश्न, कितने दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकती है? धन विधेयक पर उसकी सहमति की दरअसल आवश्यकता भी नहीं होती, विचार करने के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास आत्यांतिक शक्ति यानी बहुत ही ज्यादा शक्ति हो सकती है। केवल और केवल 14 दिन तक वो रोक सकती है। अगर 14 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया गया, चाहे वो सहमति हो चाहे असहमति हो, तो ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है, ये तय करने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को यानी स्पीकर। ठीक, अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। दरअसल संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका में से ही कार्यपालिका का गठन किया जाता है और वहीं ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली पारस्परिक रूप से पावर बैलेंस यानी शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करती हैं। ठीक, अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया है, अगर कार्यपालिका नहीं चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगी अगर उसको लगता है ये कानून खराब है। वही दूसरी चीज, कार्यपालिका अगर कोई चीज करना चाह रही है तो संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से एक नया नियम जारी करके कार्यपालिका को वो कार्य करने से रोक सकती है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट क्या है? विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। तो वही चीज बताया ना कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच म्यूचुअल पावर बैलेंस या शक्ति संतुलन की बात होती है। तो इस हिसाब से हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन सी सही चला जाएगा। और इसी के से हमारे प्रश्न का, इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न था
ठीक, तो आगे मिलते हैं फिर अगले प्रश्न के साथ। ठीक।